Good morning, dear student. Today we will study the second chapter of civics, federalism. First of all, decentralization in India. भारत में विकेंद्रीकरण. ध्यान दें. In a large country like India, only two levels of governance cannot lead to good governance. भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता. द स्टेट्स ऑफ इंडिया आर लार्जर देन द इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप. भारत के स्टेट्स यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं. उत्तर प्रदेश इज लार्जर देन रसिया. इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से रूस से बड़ा है. मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया themselves are also full of internal variations. भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं. That is why there was a need to divide power in these states too. इसीलिए इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत हुई. The sharing of power in India is done at 3 levels. भारत में सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर की गई है. The third tier in India is that of local governments. यानी भारत में तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का है. स्थानीय सरकार से मतलब है शहरों में नगर पालिका और नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत. आगे की बात करते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, यानी बात आती है विकेंद्रीकरण से तात्पर्य क्या है. यानी विकेंद्रीकरण से तात्पर्य व्हेन पावर इज taken away from central and state governments and given to local government, it is called decentralization. जब केंद्र और राज्य सरकारों से कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं. अगली बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. क्या महत्व है डिसेंट्रलाइजेशन का, यानी विकेंद्रीकरण का महत्व. तो पहली बात आती है मैनी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व्ड वेल एट द लोकल लेवल इटसेल्फ. यानी अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही अच्छे ढंग से हो सकता है. अगली बात, at the local level it also becomes possible to directly involve people in decisions. यानी स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है. और जो थर्ड है वो बात है दिस लीड्स टू द हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. यानी इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है. तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का महत्व है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. अब अगली बात करते हैं impact on local government bodies by the 1992 Constitution Amendment. यानी 1992 के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासी निकायों पर प्रभाव. यानी 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ
उससे स्थानीय जो निकाय, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, इन पर क्या प्रभाव पड़े, इनको हमें समझना है। तो नंबर 1, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। सेकंड, सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ these institutions for the SC, ST and OBC। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। थर्ड, एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। चौथी बात, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। नंबर 5, the state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies। यानी राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। तो ये आपने समझा 1992 के संविधान संशोधन का जो प्रभाव ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम पर पड़ा है, उसके विषय में आपने जानकारी ली। ये वीडियो यहीं तक, इसके आगे का टॉपिक अगले वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।